से एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि सरकार में बैठे वरिष्ठतम लोगों ने क्या सदन को गुमराह करने की कोशिश की। वो किताब पिछले 1.5 साल से अभी भी रक्षा मंत्रालय के पास पड़ी हुई है। रक्षा मंत्रालय ने उस पर किसी तरीके की कोई टिप्पणी नहीं की है। तो सवाल ये उठता है कि सरकार इस किताब को क्यों नहीं पब्लिश होने देना चाहती है, या सरकार इस किताब को क्यों क्लियर नहीं कर रही है। कायदे से अगर इस पे पिटिशन किया जाए या इस पे स्पीकर महोदय से कहा जाए तो ये सदन को गुमराह करने का मामला भी बनता है। पिछले कुछ महीनों का ये सबसे बड़ा ब्लंडर है सरकार के स्तर, सबसे बड़ा ब्लंडर है। सरकार खुद अपने ही बनाए हुए जाल में बुरी तरीके से फंस गई है। क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि जनरल नरवणे ने ये बात क्यों लिखी, वो ये लिखने के लिए क्यों मजबूर, इसके पीछे का कारण क्या है। अब वो प्रधानमंत्री को, सरकार को एम्बैरेस करना चाहते हैं। आज राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की वही किताब संसद के भीतर लेकर आ गए जिसे सरकार अस्तित्व में ही नहीं मान रही थी। और राहुल गांधी ने इस किताब को कोट करने से जो कोशिश की तब उनको रोक दिया गया। स्पीकर साहब ने अनुमति नहीं दी। राजनाथ सिंह और अमित शाह खड़े हो गए, पूरी बीजेपी खड़ी हो गई, ये कह सकते हैं। और यही नहीं, राहुल ने जो किताब लाए उसके साथ कहा कि अगर प्रधानमंत्री लोकसभा आएंगे तो वो खुद जाकर उन्हें ये किताब हाथ में देंगे ताकि देश सच जान सके। इसके बाद सवाल उठा, अब मोदी क्या करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर भी सवाल उठा, क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन को गुमराह किया था। क्या चीन के मुद्दे पर छिड़ी इस नई लड़ाई में भी प्रधानमंत्री मोदी बुरी तरह फंस गए हैं। राहुल गांधी नरवणे की किताब को कोट करते हुए सीधा आरोप लगा रहे हैं, जब लद्दाख में चीनी टैंक सामने खड़े थे तब पीएम ने जो उचित समझो वो करो कहकर जिम्मेदारी से हाथ खींच लिए थे। और सवाल उठाया, आखिर सेना प्रमुख को उस वक्त सिस्टम ने अकेला क्यों छोड़ दिया, पीएम ने अकेला क्यों छोड़ दिया, अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग लिए। अब सवाल यह है, जिस प्रकार से राहुल गांधी इस मुद्दे को नहीं छोड़ रहे हैं उससे क्या मोदी सरकार घिर पाएगी, घेर लेंगे, घिरेगी। क्या देश के बाहर और देश के अंदर की इन समस्याओं से मोदी निपट पाएंगे या एक बड़े जाल में फंसते जा रहे हैं। आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्येंद्र जी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष सर जी, राहुल गांधी आज किताब दिखा रहे थे, उन्होंने कहा कि जो उचित समझो वो करो, और लगातार ये मुद्दा चर्चा में है ट्रेड डील के साथ। क्या कहेंगे सर। देखिए, राहुल गांधी जिस तरीके से किताब लेकर आए उससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि सरकार में बैठे वरिष्ठतम लोगों ने क्या सदन को गुमराह करने की कोशिश की। अब मुद्दा ये है, मुद्दा इसलिए ये है कि जब राहुल गांधी इस किताब का जिक्र करके कारवां के आर्टिकल को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे तब ये बार बार कहा जा रहा था दरअसल ये किताब तो पब्लिश्ड ही नहीं है, यानी ये किताब पब्लिश नहीं। राहुल गांधी जो किताब हाथ में लेके आ रहे हैं, अगर वो पब्लिश नहीं होती तो फिर किताब उनके हाथ में कैसे आती। तो क्या जो लोग संसद के अंदर, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, क्या उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि इस तरीके की कोई किताब छपी है। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि इन दोनों वरिष्ठ नेताओं को, मंत्रियों को, कैबिनेट मिनिस्टर्स को जो बहुत पावरफुल है, उनको इस बात की जानकारी नहीं रही होगी। और अगर उनको जानकारी नहीं थी तो क्या संबंधित अधिकारियों ने उनको पूरी तरीके से सूचना नहीं दी। ये बहुत गंभीर सवाल है, क्योंकि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कही गई है। जब राहुल गांधी इसको उठाने की कोशिश कर रहे थे तो बार बार ये कहा जा रहा था कि मेरी जानकारी में ये है, राजनाथ जी ने स्पष्ट तौर पे कहा था मेरी जानकारी में यह है कि किताब पब्लिश्ड ही नहीं हुई है। जो किताब पब्लिश ही नहीं हुई है, दरअसल उस किताब को आप कैसे कोट कर सकते हैं, और इसीलिए कहा गया था कि आप इसको ऑथेंटिकेट नहीं कर पाएंगे। अब राहुल गांधी वो किताब लेके सामने आ चुके हैं। वो किताब बाउंड फॉर्म में है, यानी जैसी किताब होती है वैसी ही वो किताब है, और वो किताब अमेज़न पर उपलब्ध थी। मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले मैंने इस बात का जिक्र एक टीवी चैनल की डिबेट में किया था, और वहां ये बात मैंने रखी थी कि दरअसल ये किताब जो है वो पब्लिश हुई थी, उसकी डेट वहां पे उपलब्ध थी, किताब का दाम ये है, किताब का पब्लिशर ये है, और उसके थोड़े समय के बाद वो किताब अमेज़न के ऑनलाइन शेल्फ से गायब हो गई। मैंने इस बारे में ट्वीट भी किया था। तो असल सवाल अब इसी बात को लेकर आ गया है कि राहुल गांधी जो बात कह रहे थे वो राहुल गांधी किताब के आधार पे कह रहे थे। वो किताब हिंदुस्तान के पूर्व सेना प्रमुख ने लिखी थी, उनका नाम है जनरल मनोज नरवणे,
और वो किताब पब्लिश हुई थी। पब्लिश होने के साथ ही साथ उस किताब को तमाम अखबारों ने उसको कोट किया था, उसके एक्सर्प्ट छापे थे। जब ये जानकारी देश के रक्षा मंत्रालय को मिली, तो रक्षा मंत्रालय ने यह आपत्ति की कि कोई पूर्व सेना अधिकारी या उच्च अधिकारी बिना आर्मी के परमिशन से या बिना रक्षा मंत्रालय के परमिशन से वो सेना से संबंधित किसी तरीके की कोई किताब नहीं लिख सकता है। और उसके बाद उस किताब को विड्रॉ किया गया था। वो किताब पिछले 1.5 साल से अभी भी रक्षा मंत्रालय के पास पड़ी हुई है। रक्षा मंत्रालय ने उस पर किसी तरीके की कोई टिप्पणी नहीं की है। ना तो ये कहा है कि इस किताब को आप पब्लिश कर सकते हैं, ना ये कहा है कि आप इस किताब को पब्लिश नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ जो एक तीसरा रास्ता होता है कि इस किताब के अंदर कुछ चीजें आपत्तिजनक हैं, आप उस आपत्तिजनक चीजों को हटाइए, क्योंकि इससे सेना की जो ऑपरेशन होता है वो बाधित होता है या वो एक्सपोज होता है और वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इसमें से तीनों में से कोई बात नहीं कही गई, वो पड़ी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि सरकार इस किताब को क्यों नहीं पब्लिश होने देना चाहती है, या सरकार इस किताब को क्यों क्लियर नहीं कर रही है। अगर सरकार उसको वेट करना चाहती थी, तो हमारे ख्याल से 2 दिन का वक्त काफी होता है, 1 हफ्ते का वक्त काफी होता है। कोई भी उच्च अधिकारी इस किताब को पढ़ता, साफ तौर पे कहता है कि इसमें पैरा नंबर ये, किताब के पन्ने नंबर इतने पे जनरल नरवणे ने ये बात लिखी है, ये बात राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है, लिहाजा इसको आप वापस करिए और इसको हटा के आप किताब को पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन सरकार किताब पे बैठी हुई है, तो सरकार अगर इस किताब पे बैठी हुई है तो क्यों बैठी हुई है? तो ये जो प्रश्न है कि राहुल गांधी की इंटेग्रिटी को लेके, राहुल गांधी की ऑनेस्टी को लेके जो सवाल खड़े किए गए थे, आज वो पूरी तरीके से भरभरा के गिर चुके हैं। राहुल गांधी ने किताब अब लोगों के सामने स्पष्ट तौर पर रख दी है और जाहिर सी बात यह है कि ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह वो उनको अब इस पूरे मसले पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। कायदे से अगर इस पे पिटिशन किया जाए या इस पे स्पीकर महोदय से कहा जाए, तो ये सदन को गुमराह करने का मामला भी बनता है। लेकिन आप जानते हैं कि सदन में स्पीकर महोदय क्या इस तरीके की कोई चीज एक्सेप्ट करेंगे? मुझे नहीं लगता एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जो लोग राहुल गांधी की इंटीग्रिटी पर सवाल खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे कि वो देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कोई किताब पब्लिश नहीं हुई है, अब उनसे ये जवाब की अपेक्षा है कि उनका क्या कहना है इस पूरे मसले पर। और मुझे लगता है ये इस पूरी डिबेट का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या संसद के अंदर लोगों को, देश को गुमराह करने की कोशिश की जाएगी, वो भी केंद्र के वरिष्ठ मंत्रियों के द्वारा? ये बात स्पष्ट होनी जरूरी है। आज तो सर, अब राहुल गांधी ने कहा कि अब ये किताब मैं पीएम मोदी के हाथ में दूंगा जाके, जिससे वो सच जान सकें। अगर एक बार को चर्चा तो है कि आज नहीं तो हो सकता वो कल इस मुद्दे को छोड़ तो नहीं रहे हैं संसद में। अगर आज पीएम मोदी आए तो आज दें, हो सकता है कल पकड़ा दें या परसों पकड़ा दें। अगर ये किताब मान लीजिए उनके पास पहुंची, तो मुद्दा आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या परेशानी हो सकती है? क्योंकि मुद्दा 2 दिन से चल रहा है, लेकिन कुछ नुकसान होगा बीजेपी को? देखिए, किताब जो देने का प्रश्न है वो तो रेटोरिकल है अपने आप में। वो प्रधानमंत्री को, सरकार को एम्बेरस करना चाहते हैं। वो उनको बताना चाहते हैं जिस किताब के बारे में आप कह रहे थे एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो किताब एग्जिस्ट करती है, ये किताब देखिए मैं आपके सामने। वो तो एक तरीके का एम्बेरसमेंट सरकार के लिए होगा, और जिनको भी किताब देंगे उनके लिए प्रधानमंत्री जी को देंगे तो जाहिर सी बात हो अपने आप में एम्बेरसमेंट होगा, बड़ा एम्बेरसमेंट होगा। लेकिन अब प्रश्न इस बात का उठा होता है कि आखिर क्यों इस किताब को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है? क्यों सरकार नहीं चाहती है कि दरअसल इस किताब के कुछ हिस्से राहुल गांधी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पढ़ते? मैं गारंटी से इस बात को कहता हूं, और मेरा जो अपना जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस है, अगर राहुल गांधी को इस चीज को पढ़ने दिया गया होता तो इतना बड़ा मुद्दा बनता ही नहीं, और हो सकता है इसकी कोई तवज्जो भी नहीं लेता। राहुल गांधी एक बात कह के निकल जाते और लोग, एक पत्रकार को इस बात की तवज्जो लेते और फिर उसके बाद ये बातें भूल जाती। मतलब बीजेपी ने सेल्फ गोल कर लिया फिर? 100% सेल्फ गोल किया है, और पिछले कुछ महीनों का ये सबसे बड़ा ब्लंडर है सरकार के स्तर पर, सबसे बड़ा ब्लंडर है। सरकार खुद अपने ही बनाए हुए जाल में बुरी तरीके से फंस गई है। उसका कारण यह है क्योंकि सरकार
के अंदर इस बात को लेकर बड़ी संवेदनशीलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर किसी तरीके की आंच ना आए। इस किताब में जो बात जनरल नरवणे ने लिखी है, उससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जब देश एक इतने बड़े राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल से घिरा हुआ था, जब चीन के टैंक भारतीय सीमा की तरफ बढ़ रहे थे, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री कोई बड़ा फैसला नहीं कर पा रहे थे। 2.25 घंटे लगे प्रधानमंत्री को कांटेक्ट करने में, और उसके बाद जो जवाब मिला वो सिर्फ ये जवाब मिला, जो आप उचित समझे वो करें। कायदे से ऐसे मौके पर भारत की जब चीन जैसे देश और जब युद्ध जैसी स्थिति की नौबत आ रही हो, उस वक्त सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होती है। वो उसके तमाम पहलुओं की जांच पड़ताल करते हैं। उसमें देश के प्रधानमंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं, विदेश मंत्री होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उसमें होते हैं। और ये सब लोग उसके तमाम पहलुओं पर चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, और फिर कोई एक निर्देश वहां से जारी होता है, और यह निर्देश सेना को मानना होता है, क्योंकि हमारे यहां सेना अपने बल पर कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकती है। उसको हमेशा पॉलिटिकल लीडरशिप या सरकार की परमिशन चाहिए होती है। इसीलिए जब 8:15 पे लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी ने जब नरवणे साहब को फोन किया, तो उनसे उन्होंने पूछा क्या आदेश है। नरवणे ने कहा हम आपको बताते हैं। और उन्होंने फिर उसके बाद रक्षा मंत्री से बात करने की कोशिश की, विदेश मंत्री से बात करने की कोशिश की, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से बात करने की कोशिश की, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल रावत से बात करने की कोशिश की, और 10:15 बजे तक किसी तरीके का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अंत में 10:30 बजे राजनाथ सिंह ने फोन करके कहा प्रधानमंत्री जी का संदेश ये है कि आप जो उचित लगे करें। और उसके बाद जनरल नरवणे का जो बयान है, जो उन्होंने किताब के अंदर लिखा है, वो अपने आप में बहुत बड़ी टिप्पणी है। उन्होंने कहा कि मुझे आई वॉज हैंडेड ओवर अ हॉट पोटैटो, यानी उनका कहना यह था कि मैं सरकार से उम्मीद कर रहा था कि कोई स्पष्ट निर्देश मिलेगा, तब हमें कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिला, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी गई, और इसलिए उन्होंने कहा आई वॉज हैंडेड ओवर अ हॉट पोटैटो। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस निर्देश के साथ सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी गई थी। ये दो पहलू बड़े इंपॉर्टेंट बात हो गई है। पहले पहलू ये हुआ कि सरकार को 2.25 घंटे लगे कोई निर्देश देने में, और वो जो निर्देश दिया वो अपने आप में कोई निर्देश नहीं था, बल्कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं उसमें काफी दम है, और इस ओर बहुत मजबूती के साथ जनरल नरवणे भी इशारा कर रहे हैं कि दरअसल सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, या कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया, और सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। तो क्या सरकार जो 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 राष्ट्रवाद की बात करती है, और जो नेशनल सिक्योरिटी के मसले में विपक्ष को लगातार कहती है को डिसाइसिव नहीं है, कड़े फैसले नहीं ले सकते, क्या उस घड़ी में वो कड़े फैसले लेने से बच रही थी, या उनके पास किसी तरीके का कोई निर्देश नहीं था? और दूसरी बात, क्या हम अब ये माने कि जब भी कोई बड़ा मामला होगा तो सेना ही अपने बल पे कोई बड़ा फैसला करेगी? मैं अपने दर्शकों की एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब करगिल की लड़ाई की बात हुई थी, उस वक्त सीसीएस ने स्पष्ट तौर पर सेना को निर्देश दिया था। सेना ये चाहती थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके वो पाकिस्तानी घुसपैठियों पर अटैक करें, लेकिन उस वक्त जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी थी, उसने कहा कि अगर भारतीय सेना लाइन ऑफ कंट्रोल को अगर क्रॉस करेगी तो उसके इंटरनेशनल डायमेंशंस होंगे, और फिर डिप्लोमेटिक लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे मामला काफी बिगड़ सकता है। लिहाजा स्पष्ट निर्देश था कि कुछ भी करिए, आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को एलओसी को क्रॉस नहीं करेंगे। ये पॉलिटिकल लीडरशिप थी कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने स्पष्ट कर दिया कि आप एलओसी क्रॉस नहीं करेंगे, जैसे होना हो, जो कुछ करना हो करिए, लेकिन एलओसी क्रॉस नहीं करेंगे। ये राजनीतिक फैसला था, सरकार के स्तर पर फैसला था। इसी तरीके से जो है वो फैसले की उम्मीद जनरल नरवणे कर रहे थे। अगर जनरल नरवणे को खुद ही फैसला करना होता तो 8:15 पे जब जनरल जोशी लेफ्टिनेंट जनरल नॉर्दर्न कमांड ने उनको फोन किया था, उसी वक्त तो फैसला कर देते। तो फिर उनको पॉलिटिकल लीडरशिप के पास जाने की जरूरत क्या थी? इसलिए मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। बीजेपी समर्थक अगर मान लीजिए मैं बन जाऊं एक सेकंड के लिए, तो मैं ये कहूंगा सेना को खुली छूट दे रखी है, बांधा ही नहीं, जो आपका मानो करिए देश के लिए। आप सेना है, देश के लिए कुछ भी अच्छा ही करेगी। तो मोदी जी बार बार कहते हैं सेना को हमने पहले दिन से खुली छूट दे रखी है, तो खुली छूट नहीं, आप देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर के समय में कहा गया कि हमने सेना को खुली छूट दे रखी थी, आपको अच्छी तरीके से याद होगा
कि कैप्टन शिव कुमार ने, जो इंडोनेशिया में डिफेंस अटैची थे, उन्होंने कहा था, उन्होंने यही कहा था ना कि जो राजनीतिक हाँ। नेतृत्व था उसने हमारे हाथ पैर बांध दिए थे, जिसकी वजह से हमारे जहाज गिरे। तो फिर प्रधानमंत्री ये क्यों कह रहे थे कि हमने सारी खुली छूट दे रखी है? अगर खुली छूट दे रखी है तो फिर कैप्टन शिव कुमार ये बात क्यों कह रहे थे? तो ये सारी तो चीजें बहुत तो क्या हो सकता है? उस टाइम क्यों कहा वो, जो मन में आए करो? कुछ समझ नहीं आया, क्या हो सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि जरूर इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। या तो प्रधानमंत्री जी उस वक्त फैसले करने की स्थिति में नहीं थे, हाँ। या फिर कभी कभी होता है कि आप फैसले नहीं कर पाते हैं और आप दूसरों को बस जिम्मेदारी डाल देते हैं। ऐसा भी होता है, जब आदमी लीडरशिप पोजीशन पे होता है तो कई बार वैसी स्थितियां भी होती है, उसको समझ नहीं आता क्या फैसले करें। और जो जनरल नरवणे कर रहे थे वो वाकई में वही तो प्रोटोकॉल है। बहुत और दूसरी बात कि 2.25 घंटे आपको लग रहे हैं ये कम्युनिकेट करने में कि जो आपके मन में आए फैसले करिए। तो 2.25 घंटे तक क्या रक्षा मंत्री, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, सीडीएस, विदेश मंत्री क्या प्रधानमंत्री को कांटेक्ट नहीं कर पाए थे? अगर ऐसी आपदा के समय में अगर प्रधानमंत्री से कांटेक्ट करने में 2.25 घंटे लग जाएं और प्रधानमंत्री से निर्देश आने में तो न जाने क्या क्या देश में हो जाएगा। ऐसे समय में तो क्विक क्विक फैसले होते हैं और प्रोटोकॉल बिल्कुल स्पष्ट होता है। इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स होते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि चारों जो सीसीएस के सदस्य हैं वो 10 मिनट या 5 मिनट की दूरी पर रहते हैं वो। तो उनको प्रधानमंत्री कार्यालय में कहीं भी पहुंचने में 10 से 15 मिनट ज्यादा का वक्त नहीं लग सकता है। 2.25 घंटे क्यों लगे? और उस वक्त फ्रेनेटिक कॉल्स नॉर्दर्न कमांड से जनरल नरवणे को आ रहे थे और जनरल नरवणे बार-बार संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे और कहीं कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तो राहुल गांधी जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इसको ऐसे ही मजाक में नहीं टाल दिया जाना चाहिए, ऐसे ही नहीं कर देना चाहिए। ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित प्रोटोकॉल का सवाल है। ये संविधान का मसला है कि क्या सेना अपने बल पे कोई फैसला कर लेगी जैसे पाकिस्तान के अंदर होता है, और ये कह के राजनीतिक लीडरशिप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सकती है? बिल्कुल नहीं। राजनीतिक पॉलिटिकल फैसले करने पड़ेंगे, नहीं तो सेना को क्या आप उस स्थिति में डालना चाहते हैं जिसकी वजह से सेना पाकिस्तान में बदनाम है? और जो लोग ये कहते हैं कि दरअसल राहुल गांधी सेना को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे एक सवाल पूछना चाहिए। भारत के पूर्व सेना प्रमुख की किताब है, तो क्या ये भारत की सेना का अपमान नहीं है? सेना के शीर्ष पर बैठा हुआ आदमी कोई चीज लिख रहा है और उसको भारत सरकार उस किताब को पब्लिश नहीं होने दे रही। क्या यह सेना का अपमान नहीं है? क्या इसे सेना का मनोबल नहीं गिरेगा? क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि जनरल नरवणे ने यह बात क्यों लिखी? वो ये लिखने के लिए क्यों मजबूर? इसके पीछे का कारण क्या है? इसका एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, जनरल नरवणे इस ओर इशारा कर रहे थे कि जब इतना बड़ा संकट भारत के ऊपर हो रहा था, उस वक्त भारत की जो निर्णय लेने की जो क्षमता थी, वो बहुत कमजोर थी। जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था, वो कमजोर था और वो बड़े डिसीजन नहीं ले पाई। 2.25 घंटे तक का वक्त हुआ और अंत में सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जिन्होंने कहा, आई वॉज हैंडेड ओवर लीडरशिप तो मोदी की थी, मतलब मोदी की क्षमता पे सवाल उठाए। बिल्कुल, मुझे लगता है ये पूरा इसीलिए इस राहुल गांधी को पढ़ने से रोका गया और कोई कारण नहीं था। कोई कारण नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि ये बात भारत की जो संसदीय इतिहास उसमें जाए और उसमें दर्ज हो। लेकिन वो ये नहीं समझते कि आज दुनिया दूसरी तरीके की हो गई है। अब सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल का जमाना है। अगर उस दिन उन्होंने पढ़ लिया होता और बाद में स्पीकर ने कहा आई एक्सपंज दिस, तो बात बिल्कुल अलग हो जाती। क्योंकि संसद के अंदर उसको एक्सपंज नहीं किया गया और किताब की अपनी एग्जिस्टेंस पे सवाल खड़ा किया गया। अब राहुल गांधी ने किताब प्रोड्यूस कर दी है, तब सरकार क्या कहेगी उस पे? सरकार का क्या पक्ष होगा? क्या देश को गुमराह किया गया? क्या सदन को गुमराह करने की कोशिश की गई? और अगर कोशिश की गई तो फिर उसकी सजा क्या है? अष्टोत्तर समय तो लगभग हो चुका, लेकिन आखिरी सवाल, आपको नहीं लगता कि पीएम मोदी है इस समय, अभी ये चीन का मुद्दा राहुल गांधी ने उठा दिया किताब से, बड़ा तथ्यपरक किताब से हवाले से, उधर ट्रंप के ट्रैप में लगभग मोदी महीनों से फंसे पड़े हैं और अभी भी जब डील होने की बात हो रही है तब भी लग रहा है कि डील तो हो गई लेकिन पता नहीं कौन से ट्रैप में हम जा रहे हैं। उधर से उनके कृषि सचिव, उनके व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव सब बोले पड़े हैं, प्रवक्ता की हमारा ये डील हो गया, वो डील हो गई, कृषि को लेकर होगा, जीरो टैरिफ लेगा भारत, और मोदी सरकार तरफ अब्बा डब्बा डब्बा कर रही है, कुछ नहीं खास बोल रही।
आपने देख लिया कल पीयूष गोयल ने क्या कहने की कोशिश की, मुझे तो नहीं समझ में आया, आपको समझ में आया तो बात अलग है। वो तीन ही बात कह रहे थे, मोदी जी महान है, मोदी जी महान है, मोदी जी महान है। इसके अलावा तो पीयूष गोयल और कुछ बोल नहीं पाए। तो उसमें भी अगर आप ध्यान से देखिए तो भाई जो ऑन एन एवरेज जो अमेरिकी सामान था उस पर भारत में आने पे 12% 13% के आसपास हम टैरिफ वसूलते थे, ठीक है। हम जो सामान अमेरिका को भेजते थे ऑन एन एवरेज 2 से 3% का टैरिफ उस पर वसूला जाता था। यानी अमेरिका को जो सामान जाता था उस पर 2 से 3% का टैरिफ था और अमेरिका से जो सामान भारत आता था उससे 12 से 13% का टैरिफ वसूला जाता था। अब क्या हो गया कि अमेरिका भारतीय सामान पे 600% टैरिफ वसूलेगा, ज्यादा, यानी 6 गुना ज्यादा टैरिफ वसूलेगा। और भारत क्या करेगा, 12% जो था वो जीरो कर देगा। तो ये भारत के हित का सौदा है या अमेरिका के हित का सौदा है? हमारे दर्शक खुद ही इस बात को, कुछ लोग ये कह रहे कि भाई 50% का टैरिफ लगा हुआ था, अब तो चलो 18% ही टैरिफ रह गया, अबे 50% क्यों लगा हुआ था? आप मान सकता हूं कि दुनिया में टैरिफ वॉर चल रहा है, लेकिन आप इस बात से खुश है कि पाकिस्तान को जो है वो 19% का टैरिफ है, बांग्लादेश को 19% का टैरिफ है, वियतनाम को 20% का टैरिफ है, इसी पे आप खुश हैं। और आप कहते हैं हम दुनिया में विश्वगुरु हैं। तो आप अपनी तुलना पाकिस्तान से करेंगे, बांग्लादेश से करेंगे, वियतनाम से करेंगे, या अपनी तुलना जर्मनी, जापान, अमेरिका, चाइना, ईयू से करेंगे? किससे करेंगे आप? तो मुझे लगता है कि इस पूरे मसले पर सही तस्वीर नहीं पहुंचाई गई है और कहीं ना कहीं निगोशिएशंस में गड़बड़ी हुई है। अगर ये निगोशिएशन ये होता जैसा कि हमने ईयू के साथ किया कि बराबरी का निगोशिएशंस था, यहां अगर 10-10% का टैरिफ होता, अमेरिका कहता 10% हम आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे और भारत कहता हम भी आपके सामान 10% टैरिफ लगाएंगे, आपकी बात भी रह जाएगी और मेरी बात भी रह जाएगी। तब तो मान ले, तब तो 18% को हम पे लगाएगा, हम 0% टैरिफ उनके ऊपर लगाएंगे। ये कहां का सौदा है? इसलिए ये ऐसा सवाल है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बच नहीं सकते, भले ही कितना ही पीआर कर ले वो इस दुनिया में, भयंकर पीआर कर ले, पीआर करने से नहीं होने वाला। छवियां ऐसे नहीं बनती, छवि बिगड़ने में 2 मिनट का वक्त लगता है। कुल मिलाकर जो अभी चर्चा आपने आशुतोष जी ने बताया आपको, उससे साफ साफ नजर आ रहा है कि ट्रम्प के ट्रैप से लेकर भारत में भी राहुल गांधी की दांव पेच राजनीति से भी मोदी सरकार फंसी हुई है। अब देखते हैं कैसे इससे निकलेगी, क्या एस्केप कर जाएगी या कोई तरीके से निकलेगी। पीआर से काम नहीं चलता है, ये तो साफ साफ नजर आ रहा है। अब जिस केस में जो भी होगा हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.